नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। तो आज हम 5000 प्लस लिस्ट के अंतर्गत लेकर आ चुके हैं लोकसभा के बारे में। हम जानेंगे कि लोकसभा होता क्या है, क्या इसका निर्वाचन होता है, क्या मनोनीत किया जाता है, क्या नियुक्ति होता है। तो इसमें हमने तीन का प्रयोग किया, एक निर्वाचन, एक नियुक्ति और एक मनोनयन। ठीक है, तो राष्ट्रपति करता है उसको क्या बोलते हैं, मनोनयन करते हैं, नियुक्ति बोलते हैं। ठीक है, और यहां पास अगर जनता के द्वारा, सीधे जनता के द्वारा, जनता का मतलब होता है हम सब और आप सब, हम सब अगर चुनाव देके डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करेंगे तो किसमें प्रतिनिधि भेजते हैं, तो वो है लोकसभा में। अभी अभी चुनाव देकर आए हैं जी, लोकसभा विधानसभा इस प्रकार से, तो ये डायरेक्ट चुनाव होता है इसका। इसी के बारे में देखेंगे लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा किसके अंतर्गत आता है जी, कौन से आर्टिकल के तहत है, इसको सबसे पहले ध्यान देना है। तो देखिए लोकसभा ये है जी, संविधान में कौन सा भाग है, तो संविधान में इसका भी भाग है जी 5। ठीक है, संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, तो भाग यहां पास लिख सकते हैं, भाग 5 के अंतर्गत ही लोकसभा आता है। भाग 5 में तो केंद्र का प्रशासन था, संघ का प्रशासन था। जी हाँ, केंद्र का प्रशासन संघ प्रशासन के अंतर्गत ही लोकसभा है। और केंद्र संघ का प्रशासन कौन सा एक संस्था है या गठन है, किसके अंतर्गत होता है, संसद के अंतर्गत होता है। तो चलिए संसद के अंतर्गत एक कौन कौन सा जगह में है, इसको देखते हैं। तो इसी को देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, संसद। ठीक है, संसद कौन से आर्टिकल के तहत, कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है जी, इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल का है, तो याद रखेंगे 79। ठीक है, ये संसद का है जी, किसका है, ये संसद का है। कितने भाग में बटा है, संसद आखिर होता क्या है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों सम्मिलित रूप से, तीनों को सम्मिलित रूप कर दिया जाए, मतलब तीनों से बनता है संसद। क्या क्या, पहला हमने क्या देखा, पहला राष्ट्रपति। ठीक है जी, पहला राष्ट्रपति, दूसरा दूसरा लोकसभा, और तीसरा कौन सा, तीसरा हो जाएगा जी राज्यसभा। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोकसभा के बारे में देखने वाले हैं। संसद के अंतर्गत हमने तो राष्ट्रपति को देखा, देख लिया कि नहीं, बिल्कुल देख लिया जी हमने। कौन सा, राष्ट्रपति को हमने पूरा देख लिया है, पढ़ लिया है। पिछले एमसीक्यू में राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति को भी देखा, किस प्रकार से इसका चुनाव होता है। क्या हम डायरेक्ट चुनते हैं, नहीं डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान, एकल संक्रमणी प्रणाली और साथ में वरीयता क्रम के साथ इसका चुनाव होता है जी। कौन सा फिर रहता है, मनोनीत सदस्य रहते हैं क्या, नहीं, निर्वाचित सदस्य रहते हैं। कहां से, लोकसभा से, राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव में भाग लेता है। साथ में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और इसके साथ दिल्ली और पांडिचेरी के भी उसके सदस्य को जोड़ दिया, लेकिन निर्वाचित है। ठीक है, इसी के साथ हमने उपराष्ट्रपति को भी देखा है जी, वहां पर वो सब चीज हमने पिछले एमसीक्यू में देख चुका है। आप इसमें देखते हैं, इसका आर्टिकल कौन सा, इसका अनुच्छेद कौन सा, इसका अनुच्छेद याद रखेंगे 81 है जी। लोकसभा का अनुच्छेद कौन सा, 81 है। राज्यसभा का इसका है 80 है जी। ठीक है, संसद का सबसे पहले याद रखेंगे अनुच्छेद कौन सा, 79। उसके बाद राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81 संविधान के अनुच्छेद में है जी। एक क्या है, इसको याद रखना, ए है अनुच्छेद। सबसे पहले तो अनुच्छेद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जी, क्यों, क्योंकि संविधान में जितने भी प्रावधान किए गए किसके तहत करता है, अनुच्छेद के ही तहत करता है जी। तो इसका कितना है, इसका है लोकसभा का 81, लोकसभा का यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा जी 81 के तहत होता है। ठीक है, इसमें क्या सदन है, इसका नाम भी देख लीजिए। तो इसका नाम देखे, राष्ट्रपति के बारे में हमने देख लिया, इसका आर्टिकल लगभग 52 से लेकर कौन सा, 52 से लेकर 61 तक देखा जी आर्टिकल में। ठीक है, अनुच्छेद में हमने इस मुख्य आर्टिकल देखा, 52 में राष्ट्रपति का पद होगा, इस प्रकार से 61 में महाभियोग के जरिए इसको हटाया जाता है जी। निर्वाचन मंडल है, कार्यकाल है, आर्टिकल 57 में पूरा 52 से लेकर कौन सा 61 तक हमने इसका देखा। साथ में साथ
कौन सा और देखा? आर्टिकल, मुख्य आर्टिकल, जैसे कि हमने इसके साथ देखा क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल के तहत देखा हमने? आर्टिकल 72। इस प्रकार से अध्यादेश, अध्यादेश कौन सा आर्टिकल? यहाँ पर 123। ठीक है, अध्यादेश को भी यहाँ पर हमने देखा, क्षमादान को देखा, अध्यादेश को देखा, साथ में हमने गणपूर्ति को भी जानेंगे जी। गणपूर्ति क्या है? एक गणपूर्ति क्या है? एक गणपूर्ति सबके लिए आवश्यक है, तो गणपूर्ति इसमें आ जाएगा जी। ठीक है, तो यहां से हम हटा देते हैं। और इसका निर्वाचन का, निर्वाचन का जो मुद्दा होगा, कोई विवाद होगा, निर्वाचन का अगर कोई मुद्दा होगा, निर्वाचन संबंधित कोई विवाद होगा, निर्वाचन का क्या हो जाएगा जी? विवाद। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 71। सिर्फ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी इसमें शामिल होगा जी। इन दोनों का निर्वाचन से संबंधित कोई भी मामला विवाद होगा, आर्टिकल 71 के तहत होगा। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है जी? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 108 के तहत। ये मुख्य आर्टिकल है जी, ये मुख्य आर्टिकल है, साथ में वीटो पावर सब दुनिया भर का सब चीज है, लेकिन उनमें से भी चुनिंदा मुख्य आर्टिकल डायरेक्ट क्वेश्चन में बोलता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन किसका बुलाता है जी? लोकसभा और राज्यसभा, जब दोनों को, जब इन दोनों का मामला अलग अलग हो जाता है तब इसका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। आज हम देखते हैं लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को यहां पर सबसे पहले देखिए निम्न सदन, निम्न सदन। ठीक है, इसी के अपोजिट, इसी के साथ साथ इसमें देखिए राज्यसभा को भी आपको देखने को मिलेगा। तो राज्य कौन सा? राज्य हो जाएगा जी उच्च सदन। अब ए वाला प्रथम सदन भी बोल सकते हैं, प्रथम सदन। ठीक है, प्रथम सदन बोलेंगे तो इसको कौन सा? इसको द्वितीय सदन, द्वितीय सदन। ठीक है, इसका नाम है, इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है। और इसके साथ साथ देखिए, इसके साथ साथ इसको क्या बोला जाता है? क्या होता है? इसको भंग किया जा सकता है। कौन सा? लोकसभा भंग हो सकती है, इसलिए इसको अस्थायी, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है। ये हो गया जी। और इसको भंग नहीं किया जा सकता, मतलब ये हमेशा बना रहता है, स्थायी सदन होता है। क्या राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? नहीं, इसको कोई भी भंग नहीं कर सकते। और इसको प्रतिनिधि सदन, प्रतिनिधि सदन भी कह सकते हैं, प्रतिनिधित्व सदन भी कह सकते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे द्वारा भेजे गए, हमारे द्वारा भेजे गए जितने भी प्रतिनिधि हैं यहीं पर डायरेक्ट जाकर बैठते हैं। ठीक है, ये होता है जी। राष्ट्रपति के बारे में हमने देखा, लोकसभा के बारे में देखा, राज्यसभा के बारे में देखा। अब इसके सीट के बारे में जिक्र कर लेते हैं। क्या इसमें कितने सीट हो सकते हैं? इसमें कितने सीट हो सकते हैं? कितने सीटों का प्रावधान किया गया है जी? तो संविधान कहता है, आरक्षण तो देता है वो अलग बात, सीट कितने हो सकते हैं तो यहां पर याद रख सकते हैं। सीट को हम किसके माध्यम से देखते हैं? चलिए सीट को हम एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं जी। ठीक है, पहला सवाल में आते हैं, एमसीक्यू के माध्यम से देखने को मिलेगा। हम यहां पर सभी सीट को छोड़ दिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में, क्या अगर किसी भी प्रश्न में अगर मिलेगा, ठीक है जी, अगर किसी भी प्रश्न में हमें सीट के बारे में मिलेगा तो सबसे ज्यादा सीट कहां है, सबसे कम कहां है, उसको भी देखने को मिलेगा। और साथ में यहां पर हमने सीट को भी छोड़ा, इसका सीट कितना, इसका सीट कितना। ठीक है, एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? प्रत्येक रूप से निर्वाचित सदस्य होता है, कौन से सदन में जाते हैं? अभी अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा यहाँ पर डायरेक्ट प्रतिनिधित्व सदन, डायरेक्ट जनता द्वारा वोट देता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि सदन। और कौन सा सदन में होता है? लोकसभा में होता है जी। किसमें? लोकसभा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, पहला। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है? कहता है भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भेजेगा कौन? जनता।
देखिए, राज्यों की विधानसभाओं का, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का, राजनीतिक दलों का, ये तो आएगा नहीं, ये तो कभी नहीं आ सकता, इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। हमें कौन सा, लोकतंत्र का निर्माण करना है, और लोकतंत्र से चुनाव होकर जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जनता का प्रतिनिधित्व करता है जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो यहां पर देखिए, लोकसभा, लोकसभा के बारे में हमने देखा, कौन सा सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन, इस प्रकार से, और इसमें अधिकतम संख्या की बात बोलता है। सबसे पहले देखिए, हम अधिकतम संख्या को अभी नहीं लेते, अभी हम वर्तमान में देखते हैं, तो वर्तमान में कितना, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, एक साइड लोकसभा डालते हैं, ठीक है, लोकसभा, और दूसरा साइड कौन सा, दूसरा साइड हो जाएगा जी यहां पर राज्यसभा। तो लोकसभा में वर्तमान में कितने सीट है, तो लोकसभा में यहां पर ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में वर्तमान में 545 सीट है, वर्तमान सीट की बात करता है, 545 वर्तमान में है। और राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 250 सीट, 200 कितना हो जाएगा, 245, 245 सीट वर्तमान में है। किसकी बात कर रहा है, वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है, ए हो गया जी वर्तमान में, ठीक है, कितना, ए हो गया वर्तमान में लोकसभा की सीट, और ए हो गया राज्यसभा की सीट। अब हम संविधान के अनुच्छेद के तहत आते हैं, ठीक है, संविधान में देखिए, संविधान में बात करते हैं लोकसभा की सीटों के बारे में, संविधान में अधिकतम सीट के बारे में, तो अधिकतम सीट कितनी हो जाएगी, तो इसका अधिकतम सीट है 552, अधिकतम सीट है, ठीक है। और इसका, किसका, राज्यसभा का अधिकतम सीट, तो राज्यसभा का अधिकतम सीट कितना, अधिकतम सीट कितना हो जाएगा जी इसका, 250, तो इसका 250, इसका 552, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। अब देखिए बंटवारा, ये तो हो गया सीट 545, इसका सीट हो गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है, यहां पर दो तरीके से होता है, पहला कौन सा, पहला होता है चुनाव के माध्यम से, ठीक है, एक होता है चुनाव के माध्यम से, उसको क्या बोलते हैं, निर्वाचित, और एक होता है जो राष्ट्रपति करता है, मनोनयन, मनोनीत बोलते, मनोनीत सदस्य, ठीक है। तो इसमें मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी, तो सदस्यों की संख्या 2 है, ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा जी, 2, राज्यसभा को भी ड्रॉप कर देते हैं, जब अगला लेक्चर करेंगे कल की क्लास में तो राज्यसभा के भी देख लेते हैं। इसमें अभी ध्यान दीजिएगा, मनोनीत सदस्य कितनी हो जाएगी, 2, जो वर्तमान में समाप्त है। तो वर्तमान में कितने सीट बचा, वर्तमान में 500 कितना, 543 सीट, यहां पर देखिए 543 सीट वर्तमान में है। और इसका बंटवारा किस प्रकार किए, तो देखिए केंद्र, केंद्र, ठीक है, राज्य, केंद्र राज्य करेगा, और एक तीसरा क्या हो जाएगा, यही मनोनीत। तो इसका सीट का विभाजन कैसे किए थे, इसका किए थे 230, ठीक है, इसमें कितना लिए थे 20, कितना हो गया 250, और साथ में मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है जी, ठीक है, ये होता है सीटों के बारे में जानकारी। या राज्यसभा का अभी मत याद कीजिए, अभी सिर्फ लोकसभा का करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमने अधिकतम सीट को देखा 552, वर्तमान में कितना, वर्तमान में 545, और इसका 543 है जी, क्योंकि दो तो समाप्त हो गया, किस आर्टिकल के तहत समाप्त हुआ, तो 100 समाप्त हुआ, ठीक है, समाप्त हुआ 104 संविधान संशोधन 2019, संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत 2020 में इसका समापन कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य, देखिए 2 मनोनयन करता है, ठीक है, 2 व्यक्तियों को मनोनयन करता है, ये कौन होते हैं, कौन होते, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं, कौन होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत, हमने यहाँ पर सीटों का प्रावधान देखा, सीट किस प्रकार से विभाजित होता है, लेकिन हमने आर्टिकल देखा क्या, नहीं, तो उसका अनुच्छेद कौन सा, इसका अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद 331 के तहत, ऑप्शन नंबर बी इसके तहत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है,
अब देखिए सीट को बांटते हैं, क्या क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा, जनसंख्या किसके आधार पर होगा? जो देश ज्यादा गरीब होगा क्या उसका ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारा भारत देश इस प्रकार से है, ठीक है, भारत देश इस प्रकार से अगर है, चलिए छोटा ही मैप बना लेते हैं। अगर इस प्रकार से है तो यहाँ पर गरीबी, भाषा, क्षेत्रफल, राजस्थान में चलिए यहाँ पर तो क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है, तो इसके आधार पर हो गए। नहीं, गरीबी, चलिए गरीबी किसी भी एक राज्य को मान लेते हैं, क्या इसके आधार पर होगा? भाषा, भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर भाषा के लोग निवास करते हैं, क्या इसके आधार पे होगा? नहीं, इसके आधार पे भी नहीं होगा, ना भाषा, ना गरीबी, ना क्षेत्रफल, क्योंकि प्रतिनिधि किसका करता है? लोकसभा में कौन भेजता है? तो जनता का प्रतिनिधित्व करता है कौन? लोकसभा के जितने भी सदस्य रहते हैं वो करता है जी। तो जनसंख्या के आधार पर, तो हर साल तो जनसंख्या नहीं होता जी, हर साल जनगणना नहीं होता, तो इसका एक आधार वर्ष मान लिए कौन सा? वही पुराना, इसका आधार वर्ष देखिए, आधार वर्ष कौन सा है जी? 1971 ही इसका आधार वर्ष है। इस 1971 में जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर अब जनसंख्या कितना? तो जनसंख्या यहां पर लेंगे लगभग न्यूनतम 7.5 लाख, 7.5 लाख न्यूनतम, 7.5 लाख न्यूनतम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं जी कौन? लोकसभा में। राज्यसभा का अलग है, राज्यसभा का 25 लाख है जी, राज्यसभा में उसको भी देखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। तक 1971 तो आधार वर्ष ले, कहा गया 2026 तक, 2026 तक इसका आधार क्या रहेगा? इसका आधार जनसंख्या ही रहेगा। कौन सी जनगणना? 1971 की जनगणना 2026 तक रहेगा। अब 2026 के बाद आगे चुनाव होगा, उसमें फिर से जनसंख्या करेगा या इसी को आधार मान सकता है, वो संसद के ऊपर है जी, सरकार के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1947, 48, 52 और 1900 क्या हुआ जी? 56। तो याद रखना है स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 1948 में। सॉरी, यहां पर कौन स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ, और आजाद होने के कितने 5 साल बाद इसका क्या हो गया जी? चुनाव हो गया 1950 में। ठीक है, जब संविधान बना राष्ट्रपति को ऐसे ही बना दिया गया, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति बना दिए। लेकिन चुनाव की बात करता है, चुनाव कब हुआ? तो यहां पर चुनाव कब हुआ? 1952 में आम चुनाव, प्रथम चुनाव हुआ। आगे कहता है वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? अब केंद्र स्तर पे आए, लोकसभा की बात करता है जी, लोकसभा सीटों की बात करता है, सदस्यों की बात करता है, मतलब सीट कितनी, कहां पर कितना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीटों के साथ है, सर्वाधिक सीट, सर्वाधिक सीट कहां पर है? उत्तर प्रदेश में कितना? 80 है जी, ठीक है, कितना? 80। महाराष्ट्र में याद रखना है 48, पश्चिम बंगाल में 42 और छत्तीसगढ़ तो सभी को पता है 11 है जी। ये पहला स्थान कौन सा? ए हो गया प्रथम स्थान, प्रथम स्थान में ए 48 वाला, ठीक है, 48 वाला द्वितीय स्थान, और 42 वाला कौन सा? तृतीय स्थान। तो हमें क्रम भी याद रखना पड़ेगा। प्रश्न क्या बोल सकता है? लोकसभा सीटों के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन सा होगा? क्या बोलेगा क्वेश्चन? क्या बोलेगा क्वेश्चन? बोलेगा लोकसभा, लोकसभा सीटों के आधार पर, आधार पर राज्यों का सही क्रम, राज्यों का सही क्रम बताइए, सही क्रम का चयन कीजिए, सही क्रम बताइए या सही का चयन कीजिए। तो पहला कौन सा? पहला है जी यूपी, दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र, तीसरा कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से तीनों को, ऊपर वालों को याद रखना है। हमें क्या पूछा है? हिसाब से दूसरा स्थान को पूछता है, तो दूसरा स्थान कौन सा? महाराष्ट्र हमारा सही आंसर। प्रथम स्थान यूपी, दूसरा स्थान कौन सा? महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, कहता है छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं?
छत्तीसगढ़ में अभी अभी देखा जी, सबको पता है क्या है, 11 इसके निर्वाचित क्षेत्र है। लोकसभा सीटों की संख्या 11। आगे लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल कितना सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। कौन सा? 5 वर्ष, याद रखना है। आगे क्या कहता है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है जी? कितने समय के लिए? अब देखिए आपातकाल लग गया। आपातकाल किसमें है? आपातकाल यहाँ पर देखिए भाग 18 में है आपातकाल। कौन सा? आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध भाग 18 में है। 3 प्रकार के होते हैं आपातकाल। 3 प्रकार के होते हैं आपातकाल, पहला, दूसरा और यह हो जाएगा जी तीसरा। ठीक है, आपातकाल वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। बोलता है आपातकाल लग गया, अब लोकसभा का चुनाव हो सकता है क्या? लोकसभा मतलब जनता चुनाव के लिए जाएगा, ऐसे में तो आपातकाल भंग हो जाएगा। तो कितने समय के लिए रखा जा सकता है? तो याद रखना है 1 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए आपातकाल के दौरान रखा जा सकता है। किसको आगे बढ़ाया जा सकता है आपातकाल के दौरान? कितना? आपातकाल के दौरान। अगर आपातकाल हट गया, चलिए आपातकाल हट गया, अब आपातकाल हट गया, समाप्त हो गया, तो आपातकाल समाप्त हो गया जी। देखिए आपातकाल कब तक लगेगा? समाप्त हुआ, तो समाप्त हुआ तो कितने टाइम तक रहेगा? तो याद रखें इसका है जी 6 माह। इसका कितना? तो इसका है 6 माह। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इस 1 वर्ष सही है। अगर आपातकाल समाप्त हो गया, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, कहता है किसी भी दशा में आपातकालीन की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद, मतलब आपातकाल समाप्त हो गया जी, आपातकाल हट गया, तो हटने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय के लिए आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। कहता है पिछले प्रश्न में हमने देखा आपातकाल अगर लगा, आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। अब देखिए 1 वर्ष के लिए बढ़ा आपातकाल के दौरान, और आपातकाल समाप्त हो गया तो 6 माह तक, 6 माह से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर इसका चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है। तो इसमें इसका सही आंसर कौन सा? आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह, और आपातकाल लगा है तो 1 वर्ष तक। आगे कहता है लोकसभा में कोरम गण पूर्ति पूर्ण करने के लिए कम से कम कितने सदस्य चाहिए? मतलब कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो सदस्य कितने हैं लोकसभा में? जितने भी सदस्य रहे, कितने भी कुल सदस्यों का 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/6 भाग, 1/10 भाग। एक कोरम क्या है? कोरम देखिए गण पूर्ति कोरम, तो अनुच्छेद, कौन सा? अनुच्छेद 100 के तहत। ठीक है, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 100 के तहत कौन सा? गणपूर्ति का प्रावधान है। ठीक है, गणपूर्ति क्या होता है? सदस्यों की संख्या जी। जैसा कि अगर कोई चुनाव में अगर हो गया, चुनाव तो हो गया, अब सदस्य बन गया, अब लोकसभा, चलिए लोकसभा पढ़े तो लोकसभा की बात करते हैं। अब इसमें कुछ करना है, क्या करना है जी? क्या करना है? तो यहां पर होगा ना प्रस्ताव, बातचीत करना है तो 2-4 कर लेंगे क्या? ऐसा नहीं होता। अगर कुल सदस्य रहेगा, ठीक है, कुल सदस्य हम इसमें कितना देखते हैं? 500, चले 45 को ही इसका आधार मान लेते हैं। ठीक है, तो कुल सदस्य का 1 बटे कितना? कुल सदस्यों का 1/10वां भाग, मतलब 1/10 भाग ऐसा करेंगे, और लगभग 54.5 इस प्रकार से 55 सदस्य अगर हैं, 55 सदस्य आवश्यक हैं। किसके लिए? लोकसभा के लिए। मतलब इतना व्यक्ति है लोकसभा में, तो हमें इतना व्यक्ति चाहिए बातचीत करने के लिए। इससे कम रहेगा तो बात नहीं होगा, मतलब सदस्य को बुलाइए और बात कीजिए। और इसी प्रकार से होता है जी गणपूर्ति कितना चाहिए? कुल सदस्यों का 1/10 भाग। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 10।
गणपूर्ति भी समझ गए, मतलब बातचीत चर्चा के लिए व्यक्तियों सदस्यों की संख्या में चाहिए, उसको बोलते गणपूर्ति। क्योंकि 2 साल में फैसला ले लेंगे, कोई कानून पारित हो गया, ऐसा तो नहीं होता। पूरा देश के लिए कानून बना रहे हैं तो 2-4 व्यक्तियों का सदस्य का होना जरूरी है क्या? नहीं, हमें कम से कम चाहिए कितना? कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? लोकसभा सदस्य। अब त्याग पत्र की बात देखिए, त्याग पत्र हमने कौन कौन सा देखा? हमने देखा है जी राष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति देता है राष्ट्रपति को, पहला देखा। दूसरा हमने लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष है, अपना त्याग पत्र किसे देता है? अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, दूसरा चीज। तीसरा राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष ये किसको देगा? क्या उपाध्यक्ष को देगा? राज्यसभा के उपाध्यक्ष को नहीं, क्योंकि देखिए उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष है, राज्यसभा का प्रदेश सभापति ये क्या है? यही है जी उपराष्ट्रपति, यही है। तो इसका तो हमने देख लिया ना, एक किसको दे रहा है, एक किसको दे रहा है? राष्ट्रपति को दे रहा है जी। यहां पर कंफ्यूजन होता है, राज्यसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते? क्या उपाध्यक्ष होगा? नहीं, ऐसा नहीं, उपाध्यक्ष को नहीं देते। और यहां पर अगर राज्यसभा के उपाध्यक्ष की बात करेगा, उपाध्यक्ष की बात करेगा, ये किसको देगा? ये देगा राज्यसभा के सभापति को, राज्यसभा के सभापति को देगा जी। ठीक है, सभापति भी बोल सकते हैं इसको, अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, और क्या उपराष्ट्रपति भी बोला जाता है। हमें प्रश्न में क्या पूछा? लोकसभा के सदस्य, तो जितने भी सदस्य रहेगा जी, जितने भी सदस्य रहेगा वो किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, अपने जितने भी निम्न का होगा अपने ऊपर वाले को देगा। सदस्य किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय मामलों के मंत्री को। तो लोकसभा सदस्य किसको दे रहे हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, सदस्य सदैव अध्यक्ष को देता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष है उसका चुनाव कौन करता है? क्या राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट नियुक्ति की जाती है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा चुना जाता है? संसद के सदस्य के द्वारा चुना जाता है? तो संसद का मतलब क्या? संसद का मतलब है लोकसभा प्लस राज्यसभा। इसमें राज्यसभा कैसे आ जाएगा? हमें तो लोकसभा अध्यक्ष की बात करता है, तो इसका तो चुनाव होता है जी। कौन करता है, कौन चुनता है? तो यहां पर याद रखेंगे लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष। अब देखिए चुनाव तो हो रहा है, चुन तो रहा है, लोकसभा के सदस्य चुन रहे लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है, लेकिन लोकसभा बना जी, लोकसभा है, यहां पर अध्यक्ष का पद खाली है, अध्यक्ष का पद खाली है और चुनाव करा रहे हैं। अभी तो सदस्य हैं, ये क्या है? ये सभी सदस्य है, लोकसभा के सदस्य हैं जी। लोकसभा के सदस्य कितने सदस्य? 545। चलिए ठीक है, 545 से मानकर चलते हैं, ये सदस्य है, अध्यक्ष का चुनाव करता है, ये कर रहा है, कर रहा है उतने टाइम तक ये तो खाली है। तो खाली न रहे, इन सबको संचालन के लिए, इन सबको चलाएगा कौन? अध्यक्ष ही चलाता है, लेकिन इसका तो चुनाव करवा रहे हैं ना, तो उतने समय के लिए अस्थायी रूप से जो राष्ट्रपति महोदय रहता है, राष्ट्रपति महोदय रहते हैं, वो क्या कहता है? प्रोटेम स्पीकर, मतलब अस्थायी रूप में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं कि आप जाइए, जब तक चुनाव नहीं होता आप यहाँ पर कार्यभार को संभाले। तो इसका सही आंसर नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है चुनाव का। जैसे चुन लिया गया अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर हट जाएगा जी। आगे कहता है लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि, जैसे कि जमानत राशि हम राष्ट्रपति के रूप में देखें, जब नामांकन फॉर्म देता है तो कुछ राशि जमा करनी पड़ती है, मतलब खरीद रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं, ऐसा करते हैं। प्रस्तावित हमने देखा राष्ट्रपति में 50-50 और उपराष्ट्रपति में 20-20
जमानत राशि कितना देखा था? जमानत राशि हमने 15,000 देखा था जी। इसमें क्या पूछता है? जमानत राशि को खो देगा, मतलब जमानत राशि के लिए अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? जैसे कि चुनाव में हार गया, चुनाव में हार गया और सभी लोग वोट दिए, कुछ का वैध मत हुआ और कुछ का अवैध मत। अवैध मत का मतलब होता है काउंटिंग में नहीं, काउंटिंग से बाहर कुछ मिस्टेक हो गए अवैध मत। हम बात करते हैं वैध मतों की, मतलब जितने भी वोट दिए उसमें सही कितना काउंटिंग हुआ, तो उसी को बोलते हैं वैध मत। वैध मत उसमें कितना देखे थे? 1/6। तो अगर मत की बात पूछे तो 1/6 ही है। हमें दो डाटा याद रखने संविधान में, 1/6 और 1/10, सिर्फ दो ही डाटा है। एक किससे संबंधित है? ए है जमानत राशि से, ठीक है, जमानत राशि से कौन संबंधित है? जमानत राशि से यही सब संबंधित है 1/6 और 1/10। ठीक है, देखिए 1/10, 1/10 कौन सा? 1/10 है किसका? कुल सदस्यों का, कुल सदस्यों का 1/10। ये किसके लिए बात किए थे? एक किए थे गण पूर्ति, गण पूर्ति, या इसी को क्या बोलते हैं? कोरम। और कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल यहां पास याद रख सकते हैं, आर्टिकल 100। तो दो फैक्टर कौन कौन सा? 1/6 और 1/10। इसमें क्या बोलता है? जमानत राशि, जमानत राशि मतलब 1/6, 1/6 और 1/10 किस में आ जाएगा जी? 1/10 गणपूर्ति कोरम के तहत आ जाएगा। तो दोनों दो ही डाटा यहाँ पर याद रखना, अगर भिन्न की बात करें तो 1/6 और 1/10। अगला प्रश्न क्यों बढ़ते, क्या कहते हैं? निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है? ऐसा कौन सा विधेयक है जिसे सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है? ऑप्शन: सामान्य विधेयक, निजी सदस्य के विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक तो कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पर भी लोकसभा में मिला सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। वित्त विधेयक मतलब ये क्या? धन विधेयक, धन विधेयक है जी। और राष्ट्रपति का पूर्वानुमति इसके लिए आवश्यक होती है, धन विधेयक के लिए। इसीलिए कहते हैं धन विधेयक अगर आया लोकसभा में उसको क्या नकारा नहीं जा सकता, राष्ट्रपति उसको फिर से, फिर से मतलब अगर उसके पास गया तो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, सीधा डायरेक्ट साइन करता है, क्योंकि उसी के परमिशन से तो आया। ठीक है, निजी सामान्य का विधेयक दोनों में लाया जा सकता है, ये लोकसभा में मिल लाया जा सकता है और राज्यसभा में मिल जाए। सामान्य विधेयक, सामान्य विधेयक तो दोनों जगह लाया जाएगा, दोनों जगह लाया जाता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रकार से हमने देखा, पहला तो दोनों जगह में, ए भी दोनों जगह, ए भी दोनों जगह। तो सिर्फ लोकसभा में कौन सा? तो लोकसभा में केवल जो धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, उसे ही लाया जाता है। प्रश्न के ऊपर क्या कहता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है जी? अपना विश्वास को खो देना, मतलब आप यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं कर रहे। कौन? मंत्री परिषद। किसके लिए लाया जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना, मंत्री परिषद के लिए लाया जाता है, मंत्री परिषद के लिए लाया जाता है जी। कहां पर लाया जाता है? तो यहाँ पर कहां पर लाया जाता है? तो याद रखना है केवल लोकसभा में लाया जाता है जी, केवल लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। और क्या इसके लिए एक दो व्यक्ति ला सकते? नहीं, 50 सदस्यों का, 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है, समर्थन अनिवार्य है, समर्थन आवश्यक होता है जी। इसके लिए आवश्यक होता है कितने सदस्य? अब क्वेश्चन भी पूछेगा कितने सदस्य की आवश्यकता होती है, तो याद रख सकते हैं 50 सदस्य। देखिए एक प्रश्न कर रहे हैं, दूसरा प्रश्न भी बन रहा है। ठीक है, मंत्री परिषद के लिए लाया जाता है, आपको ऑप्शन में दे देगा बहुत सारे, उसमें से आंसर कौन सा? मंत्री परिषद लोकसभा में लाया जाता है और 50 सदस्यों का क्या चाहिए? समर्थन चाहिए जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहां पर लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मंत्री परिषद के लिए लाया जाता है, किसके लिए? मंत्री परिषद। कितने सदस्यों का? 60 चाहिए, तो 50 सदस्य अगर इसको लाया जाएगा, क्योंकि मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं तो उतने सारे मंत्रियों का अविश्वास एक दो व्यक्ति लाएगा क्या? नहीं, इसके लिए कितना सदस्य अनिवार्य? 50 सदस्य। अगले प्रश्न के ऊपर से क्या कहता है? मंत्री परिषद किससे प्रसाद प्रेम तक रहता है? अब प्रसाद प्रेम से मतलब होता है जो व्यक्ति रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति की बात कर
नियुक्ति करता है। किसका नियुक्ति करता है? नियुक्ति किया जी किसका? राज्यों में राज्यपाल का किया, राज्यपाल का किया, नियुक्ति किया। मतलब अगर राष्ट्रपति हटा, राष्ट्रपति पद से अगर हट गया जी, हट गया तो ए भी हट जाएगा। कौन? पद से हट जाएगा स्वतः। मतलब इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। राष्ट्रपति जैसे पद से हटा वैसे ही राज्यपाल हट जाएगा। इसी प्रकार से बोलता है मंत्रिपरिषद है किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। मतलब जैसे ही राष्ट्रपति हटा मंत्रिपरिषद हटेगा क्या? नहीं, राष्ट्रपति से तो राज्यपाल है क्योंकि इसको नियुक्ति किया। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और कौन सा? प्रधानमंत्री। तो मंत्रिपरिषद कहां पर रहता है? तो मंत्रिपरिषद याद रखना लोकसभा में रहता है। और लोकसभा जैसे ही भंग हुआ राज्यसभा भंग होगा क्या? अब ये देखिए समझने की बात है, ये तो भंग होता है नहीं, भंग नहीं होता है, भंग नहीं होता जी, ये तो भंग नहीं होता। मतलब प्रसाद प्रेम कहने का मतलब है कोई चीज समाप्त हो जाना। अब इसमें समाप्त तो नहीं कहेंगे, इसमें पद से हट जाना, और इसमें समाप्त या भंग भी बोल सकते हैं। तो राज्यसभा तो आएगा नहीं। ठीक है, और मंत्रिपरिषद देखिए लोकसभा, जैसे लोकसभा भंग हुआ, लोकसभा भंग हुआ मतलब जितने भी रहेगा, जितने भी सदस्य रहेगा, मंत्रिपरिषद रहेगा, सबका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा है जी। अगले और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? शून्यकाल। देखिए शून्यकाल होता क्या है? तो इस लोकसभा में जितने भी कार्य होता है जी, मतलब सुबह कितना बजे होता है? सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक होता है। तो उसमें देखिए शून्यकाल क्या है? जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों का विचार होता है, आराम का समय, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है, जब लोकसभा में भोजन किया जाता है, ये तो लंच टाइम है। शून्यकाल का मतलब होता है, शून्यकाल का मतलब समझने से पहले हम क्या समझते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं कि लोकसभा में जो कार्य रहता है कितने से कितने बजे तक रहता है और उस कार्य में क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 11 से लेकर 5 बजे तक होता है। ठीक है, 5 बजे तक इसका कार्य चलता है, इसका कार्य होता है जी, कार्यकाल रहता है। कार्यकाल का मतलब होता है दिन का कार्य, है ना। कार्यकाल ऐसा नहीं पूरा लाइफ टाइम, एक दिन में कार्य 11 बजे से 5 बजे तक होता है। तो इसमें पहला 11 बजे से 12 बजे तक क्या होगा? पहला, तो इस समय प्रश्न पूछे जाते हैं जी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रश्नकाल, तारांकित प्रश्न। मतलब जो इंपॉर्टेंट है, तारांकित प्रश्न। कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है। तो उसके अंतर्गत उधर जाएगा जी प्रश्नकाल। कौन पूछता है? तो प्रश्न कौन पूछता है? तो विपक्ष के जो व्यक्ति रहेगा वही तो प्रश्न पूछेगा। जो अपना सत्ता पक्ष में रहेगा तो सत्ता पक्ष वाले पूछेगा क्या? नहीं, विपक्ष। कौन सा? विपक्ष के सदस्य रहेगा, किससे पूछेगा? नेता से पूछेगा। मतलब मंत्रियों से पूछता है जी, मंत्री से प्रश्न पूछता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल पूछ कहा जाता है। और इसी के बीच इसके बाद जस्ट 12 से 1 बजे तक क्या होता है जी? थोड़ा फ्री हो जाता है। तो इसमें 12 से 1 बजे तक क्या होता है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछा जाता है। एक पहले से प्रश्न, जैसे लोक निर्माण के मुद्दे, कोई भी ऐसा मामला जो देश के लिए आवश्यक है, राज्य के लिए आवश्यक है, तो इसमें डायरेक्ट, जैसे कि कोरोना काल लग गए, हमें बात करनी इसके दवाई के बारे में, लोग मर रहे हैं, तो जनता से ज्यादा जरूरी क्या है? क्या कोई नियम कानून जरूरी है? नहीं, जनता सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जरूरी कौन सा? तो इसमें क्या बोलते हैं जी? जब देखिए ऑप्शन क्या बोलता है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार होता है। तो अति महत्वपूर्ण मतलब जनहित के लिए, जनता के लिए, या कैसा भी नियम कानून जो इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है जी? तो यहाँ पर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जनता के लिए इंपॉर्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जी शून्यकाल। शून्यकाल अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अति आईएमपी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पर इसमें विचार किया जाता है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं शून्यकाल। तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है। उसके बाद खाने खाने का समय जी, भूख तो सबके लगते 2 से 2:30 बजे तक क्या होता है? खाने का समय, मतलब मध्याह्न भोजन, भोजन का समय।
और इसके बाद कोई नियम कानून बनाता है। संसद में क्या होता है, विधायिका क्या कहते हैं, लोकसभा में नियम कानून ही तो बनता है। तो नियम कानून बनाने के लिए यहाँ पर 2:30 से लेकर 5 तक क्या होता है जी, 5 तक होता है। जितने भी क्या विपक्ष के प्रस्तावों का विचार होता है, लोकसभा में भोजन का कार्यकाल होता है, इसको छोड़िए। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जितने भी प्रस्ताव रहेगा, विधेयक रहेगा, लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, ठीक है, विधेयक लाया जाता है और इस पे विचार होता है। यही नियम कानून बनाता है या आगे जाकर लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है, वहां पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, जैसे ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, जो नियम बना, विधेयक बना, विधेयक क्या हो जाएगा, अधिनियम हो जाएगा जी। इस प्रकार हमारा आज का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, जस्ट इसी के आगे राज्यसभा, जैसे लोकसभा में इसका कार्य देखा, किस समय किसके कार्य तक बना रहता है, इस शून्यकाल क्या होता है, तो शून्यकाल कार्यों का निर्धारण करता है। कौन सा, जैसे कि अति महत्वपूर्ण मामले कोरोना का जनित कल्याण वाला, तो उन मामलों को क्या बोलते हैं, शून्यकाल बोलता है जी। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़।